हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी सीटेट जो जुलाई वाला एग्जाम है आप भी दे रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और सीडीपी रिलेटेड आज मैं लेकर आई हूँ कुछ कठिन शब्द, और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है। आप रीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या किसी भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्द अगर जान जाते हैं तो आंसर अपने आप कर लेंगे, चाहे कितना भी कठिन हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है अनुकूलन। ये जो वर्ड है प्याजे ने दिया था। अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन, इसका इंग्लिश टर्म है एडेप्टेशन। और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, किसी साथ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। आप जिस वातावरण में रहते हैं आपको पर डे कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तभी आप चल पाते हैं। कहने का मतलब आप एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ मैं आपको। एक उत्तर भारत का विद्यार्थी या कोई एम्प्लॉय जॉब करने वाला जाता है दक्षिण भारत में। वहां पर क्या देखता है कि सब कुछ ही बदलाव है, खाने पीने से लेकर रहने सहने का ढंग सब कुछ बदलाव है। खाने में जैसे उत्तर भारत में होता है कि रोटी से रिलेटेड चीजें ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत में है वो चावल से रिलेटेड ज्यादा चीजें यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करता है कि जो विद्यार्थी है या एम्प्लॉय है तो वहां पर जाकर एडजस्टमेंट करता है, कहीं ना कहीं उस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उसके बाद वहां पर रह पाता है। तो बस यही होता है कि आप जिस भी वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। और सिर्फ ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति को पर डे कहीं न कहीं आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जैसे किसी लड़की है, उसके घर में शादी से पहले उसके घर में लोगों को जो पैसे थे, व्यवहार था, सब कुछ अच्छा था। शादी के बाद कहीं न कहीं चीजें उसके घर में ससुराल में पैसा नहीं रहा, तो फिर पैसे को लेकर तंगी आ गई। तो उसने क्या किया, समय के साथ सामंजस्य स्थापित किया। अगर उसको उस घर में रहना है तो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जो शान शौकत थी उसके पहले से वो बाद में नहीं रही उतनी, तो क्या उस समय के साथ उसने सामंजस्य स्थापित किया और कम पैसों में जोड़ना सीख लिया, कम पैसों में घर चलाना सीख लिया। तो क्या किया उसने, सामंजस्य स्थापित किया, तभी तो चल पाई। लेकिन एक इस सामंजस्य स्थापित करने को लेकर यानी कि अनुकूलन के बीच में दो टर्म आते हैं। एक होता है आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, और एक होता है आपका समायोजन एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन कहते हैं। इस दो टर्म के बाद ही आप अनुकूलन स्थापित करते हैं, उसमें सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे आपका हमने इसे समझ लिया अनुकूलन वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। आप किसी भी तरीके से खाने पीने से लेकर रहने का, पैसे से लेकर हर जगह सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं, ठीक है। अगर कोई गरीब का बच्चा जाकर शहरों में पढ़ाई कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, या तो कम थोड़ा सा जो 3 के बजाय 2 टाइम में रोटी खाएगा। जो किताब पूरी तरह नहीं है, बहुत कम किताब खरीद कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या किया, सामंजस्य स्थापित किया किसी न किसी रूप में। अब इस सामंजस्य जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है उसके बीच में दो चीजें आती हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना। यहाँ पर क्या है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना। जैसे जो एक गांव का बच्चा है और सिर्फ वो चावल हाथ से खाना जानता है, सिर्फ वो बच्चा चावल हाथ से खाना जानता है। फिर वो शहरों में जाता है, लोग देखता है कि सब वहां पर चम्मच से खा रहे हैं, जो हाथ से खा रहा है उसको कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उसको लगा कि हाँ चलो ठीक है, जो हाथ से खाते हैं यानी कि इसको हम चम्मच से भी खा सकते हैं। उसे जो पुराना ज्ञान था, कहने तो सिर्फ इतना ही था कि हम चावल को हाथ से खा सकते हैं। लेकिन जब देखा कि चम्मच से भी खा सकते हैं तो उसने क्या किया, सिर्फ जो ज्ञान था हाथ से खाने वाला, उसने क्या किया, चम्मच उसमें जोड़ा, चम्मच से खाना उसने भी शुरू कर दिया। फिर उसने नई पुरानी चीजें थी उसके अंतर्गत जो हाथ से खाने वाली, उसने क्या किया, नई जानकारी को सिर्फ जोड़ा, शामिल किया। उसने क्या किया, सिर्फ शामिल किया, हाथ से खाने वाली चीज को चम्मच से खाना शुरू कर दिया, सिर्फ शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ पर होता है समायोजन एकोमोडेशन। यहाँ पर क्या होता है, नवीन परिस्थिति में पूर्व में किए गए व्यवहार में अगर सामंजस्य स्थापित क्या होता है, नहीं होता है। पूर्व में किए गए व्यवहार में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो उसने क्या किया, उस प्रतिरूप में क्या बदलाव करेगा, जो पुराना ज्ञान था उसमें बदलाव करेगा। जो उसके पास ऑलरेडी से नॉलेज थे तो उसने क्या, उसमें बदलाव किया। जैसे एक मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, उसके घर में गाय थी, गाय को दूध पीता वगैरह देखता है, उसमें देखता है कि एक गाय है जिसके 4 पैर 2 सींग 1 पूंछ वगैरह है। फिर जब वो घर से बाहर जाता है तो, और उसके घर में जो गाय थी वो सफेद थी,
ठीक है। जब वो बाहर जाता है तो एक भैंस को देखता है, और उसको वैसे इतना ही, उसके स्कीमा में इतना ही था कि एक जो गाय होती है, गाय के 4 पैर, जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, एक पूंछ होती है, वो क्या होता है, सिर्फ गाय होती है। लेकिन जाकर बाहर देखता है तो एक भैंस थी, और जब उसने देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है गाय के जैसे, तो उसने पापा से बोला कि पापा देखो काली गाय। क्या बोला बच्चा? देखो पापा काली गाय। तो बच्चा तो उसके पापा बोले कि नहीं बेटा, ये गाय नहीं, ये भैंस है, ठीक है। तो बच्चा को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो जाता है। जो पुराने ज्ञान थे उसके नए ज्ञान में कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो जाता है कि इसके भी 4 पैर हैं, 2 सींग है, एक पूंछ है, तो ये गाय नहीं भैंस कैसे हो सकती है। अगर इसको बदलाव भी कैसा है, मतलब अगर इसको समझा भी जाए कि हम इसको भैंस कैसे समझे, जो बिल्कुल गाय जैसे दिखती है, तो क्या करे, उसने पुराने जो स्कीमा थे उसमें बदलाव किया। जैसे फिर उसने क्या किया, आवाज के आधार पर, जब भैंस ने आवाज किया, बोली हो, तो उसके जो गाय की आवाज से थी अंतर था कहीं ना कहीं। जो गाय की आवाज थी और उसके जो भैंस की आवाज उसने सुना, तो दोनों में अंतर था। तो फिर उसने जो आवाज है, उस आवाज के आधार पर उसने अपने स्कीमा में बदलाव किया। जो उसकी पुरानी स्कीमा थी उसमें उसने बदलाव किया। तो अब वो काली गाय ना बोलकर, भैंस को काली गाय ना बोलकर, उसने क्या बोला, ठीक है भैंस है, यानी कि आवाज के आधार पर उसने बदलाव किया। तो यहाँ पर क्या है, जब सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, जब सामंजस्य यानी कि 4 पैर और 2 सींग और एक पूंछ वाली गाय ना होकर भैंस हो गई, तो उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं किया, तो उसने बदलाव किया। अपने जो पुराना स्कीमा है उसमें बदलाव किया, क्या, आवाज के आधार पर, आवाज के आधार पर हमने स्कीमा में बदलाव किया। तो ये हो गया आपका समायोजन। अब समायोजन और आत्मसातीकरण करने के बाद ही अनुकूलन कर पाते हैं। ये दोनों चीजें इस अनुकूलन के अंतर्गत ही आता है। और ये तीनों टर्म किसके द्वारा दिए गए हैं, ये पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमारा फोर्थ आता है अधिसंज्ञान। फोर्थ आता है अधिसंज्ञान। इसमें क्या है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता। अगर आपने समय के मांग के अनुसार से अपने नॉलेज को अप टू डेट करना, अपने जो ज्ञान है उसमें भी अपने अप टू डेट करना समय के मांग के अनुसार। सपोज करो कि कोरोना आया था, कोरोना काल में, तो उसमें क्या किया, आपने अप टू डेट किया अपने आप को कि हाँ कोरोना काल में ऐसे किसी के साथ व्यवहार करते हैं या 6 गज की दूरी नहीं रखते हैं तो कोरोना हो जाएगा। क्या किया, अपने जो ज्ञान है उसमें अपने आप को अप टू डेट किया, जागरूक किया कि हम उससे दूरी बरतनी है, 6 गज की दूरी होनी चाहिए, जूठा यूज नहीं करना है, पास नहीं रहना है, मास्क पहनना है। तो उसने क्या किया, समय के साथ अपने आप को अप टू डेट किया। बस यही है यहाँ पर कि अधिसंज्ञान का मतलब होता है स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता, यानी अपने आप को समय के अनुसार अपने आप को अप टू डेट करना। ठीक है। खंडीकरण, खंडीकरण है हमारा 5वां है खंडीकरण। इसमें क्या है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति ही खंडीकरण कहलाती है। कहने का मतलब कि मोबाइल नंबर 10 होते हैं, अगर कोई बताता है मोबाइल नंबर आपके, तो याद करने के लिए जैसे 900, 500, 100 ऐसे करके है, 900, 100, 500 और 0 ऐसे करके याद करने के लिए। अगर एक साथ नहीं याद होता है तब क्या करेंगे, 3-3 डिजिट में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बांटेंगे, खंडीकरण करेंगे। खंड खंड में बांटना, सार्थक रूप में। अब सार्थक रूप कैसे कर सकते हैं, जिसका अर्थ हो। और मैं सिर्फ 900 बोल रही हूँ तो 900 यानी सार्थक है, कहीं ना कहीं हम उसका भी कुछ यूज होता है। 100 तो हमने क्या किया, याद करने के लिए 3 डिजिट को हमने याद किया। उसी में है कि अगर बड़ी चीज आपको याद ना हो तो याद करने के लिए आप छोटी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी में हो तो अगर आप 3 डिजिट नहीं तो 2 डिजिट में याद करते हैं। एक होता है, एक बार मैं स्कूल में थी तो एक चीज हमने सर बताया कि अगर ये नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एक था SSI नेशन, SSI नेशन, वो बातें मुझे अभी भी याद है। उसका मतलब होता है वध करना, लेकिन याद करने के बहुत ही बड़ा था, याद करना पॉसिबल नहीं था। तो सर ने बोला कि आप ऐसे याद कर सकते हो। सर ने बताया कि मैंने भी ऐसे याद किया था, SASS यानी गधा, गधा के बाद गधा, SSI नेशन, गधा के बाद गधा, उसके ऊपर मैं, उसके बाद पूरा नेशन यानी पूरा राष्ट्र। तो ASSI यानी मैं और उसके बाद नेशन यानी राष्ट्र। तो ये चीजें इतनी बड़ी थी, लेकिन हमने क्या किया, छोटे छोटे खंडों में बांटा और कहीं ना कहीं एक सार्थक रूप में। S मतलब गधा होता है, SS मतलब गधा होता है, I मतलब मैं होता है, नेशन मतलब राष्ट्र होता है। तो क्या किया हमने, एक अर्थपूर्ण तरीके से यूज किया ताकि चीजें क्या, लंबी चीजें हमें खंडों में याद हो सके और हमेशा के लिए याद हो सके। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्या है, खंडीकरण हमने कर लिया। अभिसारी चिंतन,
कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट की बात होती है, यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट की बात होती है। जो भी चीजें है, अगर मेरा नाम क्या है तो सिर्फ नाम, एक आपका जो नाम है आप वही बताएंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली। तो क्या है, सिर्फ आपने जो पूछा गया उसी का आंसर दिया, आपने तरीके से कुछ भी नहीं जोड़ा। आपने अपने जो दिमाग का यूज से उस चीज को रटने में, याद करने में लगाया। सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, बहुत सारे नहीं। डाइवर्ट, एक होता है कन्वर्जेंट, है ना, आप इसको कहते हैं क्लोज इंडेड। कन्वर्जेंट मतलब होता है क्लोज इंडेड, यानी कि एक ही फैक्ट टू फैक्ट की बात की जाती है। क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, बहुत सारे आंसर नहीं हो सकते। ये होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके से आप सोच सकते हैं। ये होता है सृजनात्मकता की सबसे बड़ी पहचान होती है अपसारी चिंतन। आप हमेशा अभिसारी और अपसारी इनको गांठ बांध ले, एक प्रश्न जरूर आता है। और अगर सृजनात्मक से पूछा जाए आपको तो अपसारी चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपसारी मतलब होता है डाइवर्जेंट, यानी कि अपने तरीके से भी अपने दिमाग को विस्तार देते हुए आप चीजों को जोड़ सकते हैं अपने तरीके से। आप चीजों को अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे किसी चीज का पूछा जाए कि ये क्या होता है, आप उसके गुण दोषों को जोड़ते हुए और भी चीज उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि प्रदूषण के बारे में आप बताइए, आप वायु प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, आप जल प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, तो सभी विद्यार्थी की क्या सोच एक ही होगी? नहीं। अगर ये अपसारी चिंतन होता तो उसका फैक्ट टू फैक्ट एक आंसर ही होता। लेकिन अगर हम वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण के बारे में बोलते हैं, बच्चों से पूछा जाए तो सभी बच्चों का अपना अपना तरीका होगा, सभी बच्चों का अपना अपना तरीका होगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब यही होता है कि हम उसको अपने तरीके से, उसके गुण दोषों को निकालते हुए हम अपने तरीके से कुछ नया कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सबका तरीका एक नहीं हो सकता, हम उसमें नया कुछ जोड़ सकते हैं। अपसारी का मतलब होता है ओपन एंडेड, उसके मतलब कोई सीमित नहीं है, खूब सारे उसके ऑप्शन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। ठीक है। स्कीमा, ये भी टर्म किसका? पियाजे का दिया हुआ है। स्कीमा दुनिया भर की जानकारी को क्रमबद्ध रूप में रखना, दुनिया भर की जानकारी को क्रमबद्ध रूप में रखना या सूचनाओं का पैकेट। कहने का मतलब है कि एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रही हूँ। एक डॉक्टर है जो आपको मेडिसिन दिया, ठीक है, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का, लेकिन उसको आपने पूरे को बॉक्स को एक में मिला दिया। फिर आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा कि सुबह की दवाई कौन थी, शाम की दवाई कौन थी और रात की दवाई कौन थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग अलग बॉक्स रखेंगे। सुबह की ये दवाई है, दोपहर की ये है, रात की ये है। तो इसमें क्या होगा, आप चीजों को गुम नहीं करेंगे। अगर कोई पूछा जाए कि आप इसमें सुबह की दवाई कौन सी है तब बता देंगे, लेकिन अगर सबको मिक्सअप कर दिया जाए तो क्या याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बस वही हमारे पास सूचनाएं आती है, यानी प्राथमिक ज्ञान होता है। हमें किसी चीज को ज्ञान दिया जाता है शुरू में, तो हम चीजों को अगर कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जिस कैटेगरी का ज्ञान है हम उसी कैटेगरी के बॉक्स में रखते हैं। कहीं कि हमारे दिमाग में बॉक्स है, उस बॉक्स में हम रखेंगे कि अगर ये आपके इससे संबंधित है तो हम इस बॉक्स में रखेंगे, इससे संबंधित है तो इस बॉक्स में रखेंगे, इससे संबंधित है तो इस बॉक्स में रखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। स्कीमा का मतलब होता है कि जो सूचनाएं हमारे वो क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए, यूजफुल तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ना कि मिक्सअप होना चाहिए। उसके बाद होता है संतुलन। जब अनुकूलन के बीच में अनुकूलन आता है, अनुकूलन के एक दो टर्म होते हैं आपके, आत्मसातीकरण और इधर होता है आपका समायोजन। जब हम दोनों में अनुकूलन के बीच में दोनों आत्मसातीकरण और समायोजन, जब ये दोनों में आके मिल जाता है तो यहां पर होता है संतुलन। संतुलन, संतुलन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है कि एक आपने आत्मसातीकरण में भी क्या देखा, आपने जो पुराना ज्ञान था उसमें नए ज्ञान को जोड़ा। और आपके समायोजन में होता है कि नहीं, अगर जानकारी प्राप्त नहीं है, नहीं जुड़ पाया तो हमने क्या किया, उसमें बदलाव किया, अपने स्कीमा में हमने बदलाव किया। ठीक है। उसके जब हमने नए जो पुराने ज्ञान थे उसमें नए ज्ञान को जोड़ा और एक बदलाव के साथ दोनों को मिलने के बाद जब दोनों में विरोध बंद हो जाता है तब होता है संतुलन। दोनों में बैलेंस बनाना, किसमें, आपके आत्मसातीकरण और समायोजन में बैलेंस बनाने के बाद ही आपका संतुलन होगा। ठीक है। तो यही इसका मतलब है। संतुलन मतलब होता है समावेशन और समायोजन के द्वारा बच्चे के मन में उत्पन्न हुए विरोधों का, जो बच्चे के मन में जो विरोध उत्पन्न हुआ था उसमें क्या है, संतुलन बैठाना। इसमें समायोजन और आत्मसातीकरण दोनों में जो विरोध उत्पन्न हुआ था उसमें क्या करना है, संतुलन बैठाया गया। फिर होता है जीववाद, हमारा आज का है लास्ट जीववाद। जीववाद का मतलब होता है
कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ये भी एक आपके पियाजे का ही एक टर्म है, जीववाद। उसमें जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, तो उस दौरान बच्चे को जो निर्जीव और सजीव वस्तु में उसको ज्ञान नहीं होता है, और क्या करता है, निर्जीव वस्तु को भी उसमें लगता है उसको जान है। जैसे बोलेगा कि मेरी गाड़ी आ रही है, हटो हटो, वरना लग जाएगी। अगर चोट उसको लगती है, रोड पर चलते उसको चोट लगती है, तो रोड को मारता है कि तूने मुझे मार के गिरा दिया। अब फिर बोलता है कि जब मैंने मार दिया रोड को, तो रोड भी रो रहा है। कहने बाद उसको लगता है कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी जान है। और ये एज कौन सी होती है, 2 से 7 वर्ष की। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय।